सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। उन्होंने कहा कि ईरान में प्लांट और ब्रिज दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरानी पहाड़ों की गहराई से F-15 के शदीद जख्मी और बहादुर अफसर को बचा लिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरानी फौज इसे तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। बचाए गए अफसर एक निहायत मोअज़्ज़ज़ कर्नल हैं। ऐसा मिशन खतरे के बाइस शाज़ नाज़िर ही किया जाता है। ट्रंप ने कहा ऐसे मिशन में अफराद और साजो सामान दोनों को शदीद खतरा होता है। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया जिसमें अमेरिकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये भी गैर मामूली बात है। सबकी तरफ से बहादुरी और महारत का एक हैरत अंगेज मुजाहरा किया गया। ट्रंप ने मजीद कहा कि पीर के रोज दोपहर 1 बजे वो ओवल ऑफिस में फौज के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान से अमरीकी पायलट बाजियाब कराने के मिशन में इसराइली इंटेलिजेंस ने अमरीका की मदद की। इसराइली सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ईरान में पायलट बाजियाबी के ऑपरेशन के लिए अमरीका को इंटेलिजेंस मुआवनत फराहम की और अमरीकी ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने ईरान पर अपने हमले भी रोके रखे। अमरीका ने आज सुबह ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारी के पायलट और वेपन अफसर को बाजियाब कराया है। इस वक्त आपको आगाह करें, पास्तारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी एहलकार की तलाश करने वाले एक जहाज को मार गिराया है। खबर एजेंसी फार्स ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। साथ लिखा गया कि ट्रंप की बड़ी शिकस्त छुपाने की कोशिश। ईरान की खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक तबाह होने वाला अमरीकी तैयारा C-130 था जो भागने वाले हेलीकॉप्टर्स को ईंधन फराहम कर रहा था। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई। अमरीकी फौज ने अफसर को ईरान के हाथ लगने से बचाने के लिए हमले किए। ईरान ने अमरीका में गिरफ्तार हमीदा सुलेमानी की शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी होने की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा हुक्काम का कहना है कि अमरीका में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार की गई ईरानी ख़वातीन का शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी से कोई रिश्ता नहीं है। वाज़ेह है कि अमरीका में एक रोज़ पहले हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मंसूख करके गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने पैगाम में हमीदा सुलेमानी को ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बताया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किफ़ायत शुआरी से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान किया है। इस मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद होंगे। दवाखाने, तनूर और नानबाई इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। शादी हॉल और होटलों में तमाम तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म होंगी। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, इससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किफ़ायत शुआरी से मुतालिक फ़ैसलों पर अमल दरामद का ऐलान किया है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने और कहा है कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद होंगे। दवाखाने, तनूर और नानबाई इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। शादी हॉल और होटलों में तमाम तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म होंगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर से। शहाब, इन फैसलों पर अमल दरामद आज से होगा? हाँ जी बिल्कुल। हुकूमत बलूचिस्तान ने किफ़ायत शुआरी से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद का बाज़ाबिता आगाज कर दिया गया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से बल्कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक जो मार्केट हैं, शॉपिंग सेंटर हैं रात 8 बजे और जो रेस्टोरेंट, होटल्स हैं वो रात 10 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, ज़ियाफत हॉल और होटलों में तमाम तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म होंगी। जबकि जो दवाखाने हैं, तंदूर और जो नानबाई हैं इससे पाबंदी से मुस्तस्ना है। ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको हिदायत की गई है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इस पर जो है सख्ती से अमल दरामद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शहाब उमर, आपने अपडेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ और सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त और मुल्क में ईंधन के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना जबकि मिनी बसों और वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। ये भी कहा कि अशाए ख़ुर्नोश की कीमतों को काबू में रखने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल की जा रही हैं। इन रकूम की फौरी अदायगी की हिदायत पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान इत्तफाक हुआ है कि 28 फरवरी के किराए बरकरार रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई पेट्रोलियम कीमतों के बावजूद आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। इस पूरी जो एक्साइज का तरीका कुछ ऐसा है कि बस को 1 लाख रुपया थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतें सब्सिडी दे रही हैं हर रजिस्टर्ड बस को। 3 लाख रुपया खर्चा हो गया, लाख रुपया उससे अगर वफाक के थ्रू हम दे रहे हैं, वो भी सूबे दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए सूबाई हुकूमत देगी, जो भी डिफरेंट नंबर होंगे।
अगर कम चलती है गाड़ी तो कम मिलेगा, ज़्यादा चलती है तो ज़्यादा मिलेगा। हम एक एक गाड़ी का हिसाब नहीं लगा सकेंगे, लेकिन रूट के हिसाब से हिसाब ज़रूर लगा लेंगे। इस पे सब ने इत्तेफाक किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग के असरात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा और इसके लिए कई खरबों की ज़रूरत पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ ये दावा भी उन्होंने किया कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगी जिसमें मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा। ये बात उन्होंने ज़िला सियालकोट भर में मेगा तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर कही। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियालकोट शहर को सैलाब से महफूज रखने के लिए अरबों रुपए सर्व किए जा रहे हैं। शायद मशरक़ के अतराफ़ की तज़ीन व आराइश के लिए तरक्याती पैकेज मुख्तस किया गया है। इकबाल मंजिल पर 10 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि भारत भुखलाहट का शिकार है, हवास बाख्ता हो चुका है। अगर भारत ने पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो उसे अब कलकत्ता तक पहुँचा कर आएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची ने कार्रवाई करते हुए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से मुबैना ताल्लुक के हामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए FIA के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए काबुल जा रहा था। ज़राए FIA का कहना है कि जलालुद्दीन को अहल खाना के हमरा कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से TTA से मुतालिक वीडियोज़ और तस्वीर भी बरामद हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से सूबे में सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए ख़त्म करने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू हो गया। लाहौर में शहरी सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र की सहूलत मिलने पर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने उनके दिल जीत लिए हैं। हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। खित्ते में जंग की वजह से एक तरफ महंगाई की लहर जारी है तो दूसरी जानिब शहरी पंजाब भर में जदीद सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर से इस्तेफादा कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन हो या मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस हो या इलेक्ट्रिक बसें, आप किसी भी सरकारी बस में बैठकर अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की इस इक़दाम को महंगाई के सताए अवाम की तरफ से भरपूर पजीराई मिल रही है। उनका कहना है कि जदीद सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं मरियम नवाज़ के इस इक़दाम से। हमारे KPK के CM को भी चाहिए कि उधर जो चलता है ना मेट्रो उसको भी फ्री करना चाहिए और इससे सीखे। फ्री की है वो आवाम को खुशी है उसके लिए, ठीक है। बाकी का पेट्रोल की भी कमी करनी चाहिए। कितने दिन चलेगा? एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, सारा साल तो नहीं ना चलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई कम करे। रिलीफ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर 30 रुपए किराया तो उन्होंने 20 रुपए कन्वर्ट किया जाता, बाकी सारा पेट्रोल ते होंदा, फिर ज्यादा बेहतर है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस लाजवाब है। इसका दायरा कार तमाम शहरों में बढ़ाया जाना चाहिए। हत्ता के शहरों के दरमियान भी इलेक्ट्रिक बसें ही चलनी चाहिए। ये न सिर्फ सस्ती बल्कि माहौल दोस्त भी हैं, जिनका ना कोई शोर है और ना धुआं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात LPG की कीमतों पर भी पड़ने लगे हैं, जिसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। लाहौर में LPG की सरकारी कीमत तो 304 रुपये फ़ी किलो है, मगर दुकानों पर 480 से 550 रुपये फ़ी किलो तक में बिक रही है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान होकर रह गए हैं। इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में LPG के दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर्स और घरेलू सार्फिन का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत तो 304 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में LPG 480 से 550 रुपए फी किलो तक में बिक रही है। कोई पूछने वाला नहीं। 310 रुपए लेते थे, जो आज 480 रुपए हो गई है। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, आप खुद बताएं कि जिस सवारी से हम लोग कहते हैं कि जी हमें 100 रुपये ऊपर भी उनसे मांगे तो वो 100 हमसे लड़ने को पड़ते हैं। वो कहते हैं भाई इतनी महंगाई, तो ये नहीं पता लग रहा है कि जी हम लोग भी मजबूर हैं कि पीछे से गैस इतनी महंगी मिल रही है। 200-300 की मिल रही थी किलो, अब 500 की किलो दे रहे हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये 250 की 5000 की प्रोवाई है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं काम करेगा। 260-70 अभी एक माह पहले मिल रही थी, चलो उसमें फिर भी गुजारा हो जाता था, सवारी भी मैनेज कर लेती थी, हम भी कर लेते थे। तो अभी हम 550 की गैस भरवाएंगे, बताएं हम खाएंगे क्या और इसमें क्या कराएंगे, और दिहाड़ी भी देनी होती है। जिसका रिक्शा वो उन्होंने ज़ाहिर है दिहाड़ी तो माफ करनी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की असल वजह महंगी सप्लाई है। सरकारी कीमत पर तो पीछे से LPG नहीं मिल रही, वो इस कीमत पर कैसे बेच दे। इधर लोग हमारा दिमाग खा जाते हैं, करे भाई गैस महंगी मिल रही है, तो हमारे को जब प्लांट में गाड़ी आती है 1 घंटा 1.5 घंटा, वहाँ से भी हमारे को जो सरकारी रेट है वो नहीं मिलती। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, जबकि घरेलू सार्फिन कहते हैं कि घरों में गैस आती नहीं, सिलेंडर भरवाने जाएं तो जेब खाली हो जाती है। वो किसको अपना हाल सुनाए। कैमरामैन खालिद खान और हनान यूनुस के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के असरात खाने पीने की अशिया पर भी सामने आने लगे। लाहौर में एक पूरी की कीमत 80 रुपए हो गई, जबकि 25 रुपए वाला नान 30 से 40 रुपए का हो गया है। लाहौर में हलवा पूड़ी का नाश्ता आम मतवसत और मजदूर अफराद की पहुंच से दूर हो गया। पूड़ी मुख्तलिफ इलाकों में 80 रुपए तक फरोख्त होने लगी। पूड़ी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि आटा, मैदा, गैस सब कुछ महंगा हो गया है। सस्ती पूड़ी बेचना नामुमकिन है, इसलिए एक पूड़ी 80 रुपए में बेच रहे हैं। हलवा पूड़ी बच्चों के लिए लेने आया हूँ, पहले 60 की थी, अब 70 की होगी। अब किसी जो पे 80 की मिल रही है, बंदा करे तो करे क्या। हलवा पूड़ी लेने आए, लेकिन यहाँ पे हर किसी का अलग अलग रेट है। कोई 60 की दे रहा है, कोई 70 की दे रहा है। महंगाई की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले संडे के कहते हैं जब हलवा पूड़ी लेने गया था ना, तो सब 60 रुपए की थी। जब अब लेने गया हूँ तो कोई 70 की दे रहा, कोई 80 की दे रहा है। इतनी महंगाई हो गई, घर मेहमान है उनको कहाँ से खिलाएं। दूसरी जानिब तंदूर मालकान ने भी नान की कीमत बढ़ा दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक नान 30 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तंदूर मालकान का कहना है कि महंगाई बहुत हो चुकी, 25 रुपए में नान नहीं दे सकते। पूरी दुनिया को पता है कि पेट्रोल भी महंगा, डीजल, उसके बावजूद गैस 500 रुपए किलो है। मुश्किल हो गया हमारा तो बहुत ज्यादा, यानी कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में, खास करके नानवाई। शहरियों का कहना है कि बच्चों को नाश्ता करवाना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। क्या खिलाएं, हर चीज ही महंगी है। नान रोटी का रेट भाई वही चल रहा है पुराने वाला। आज नान 30 का किया है, आटा सादा मिल नहीं रहा, वो जो सादी रोटी है वो पूरी नहीं हो रही। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से आम अफराद की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कैमरामैन खालिद खान के साथ उमर फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां जिंदगी का हर तबका मुतासर हुआ है, वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले मोटरसाइकिल सवार शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे ने इन राइडर्स के लिए रोजगार को एक चैलेंज बना दिया है। तफसील बता रहे हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह। होटलों और फूड पॉइंट से खाना ग्राहकों तक पहुंचाने वाले इन मोटरसाइकिल सवारों को हर ऑर्डर की इवज मखसूस रकम मिलती है, जिसके बदले ये अपना मोटरसाइकिल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 रुपए के इजाफे ने इनकी बचत को शदीद धचका पहुंचाया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। फूड राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत के साथ फी लीटर ऑर्डर्स की डिलीवरी कम होने से इन्हें शदीद माली बहरान का सामना है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। गो के हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए माहाना बुनियादों पर 20 लीटर पेट्रोल रायती नरखों पर देने का ऐलान किया गया है। ताहम ऑनलाइन फूड राइडर्स चाहते हैं कि इन्हें फौरी और ज़्यादा रायत फराहम की जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेट्रोल और डीजल की बेलगाम कीमतों ने आम आदमी से लेकर सयाहत और तिजारत तक सबका सफ़र रोक बना दिया है। सारा साल मसरूफ़ और ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त के लिए मशहूर शाहराह कराकरम पर सन्नाटा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सादत अली मुजाहिद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब सफ़र सिर्फ मजबूरी बनकर रह गया है। मुआशी झटका इतना बड़ा है कि ज़िंदगी के हर शोबे पर बुरी तरह असर पड़ा है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ मईशत और रोज़गार का दार मदार सियाहत के शोबे पर था, अब यहाँ बहार के मौसम में भी रौनकें मादूम हो चुकी हैं। गरीब ने पिसना ही पिसना है। यानी ये लोग इन्होंने जो है ना, मैं एक वो भी बात कर रहा था कि ईरान में शायद इतने शहीद नहीं हो रहे जितने अब यहाँ पे जो महंगाई से हम जो शहीद होंगे, आम आवाम जो है। तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं ये किस करवट मुँह बैठेगा, ये इनका क्या प्लान है गवर्नमेंट आप पाकिस्तान का। ये हुकूमत किस तरह आवाम को किस तरफ लेके जा रही है, इनके पास न कोई विजन है, न इनके पास कोई सिस्टम है मुल्क को चलाने का। ये तो लोगों को तबाह कर रही है। जंग ईरान में और इसराइल के बीच में वार वहाँ पे हो रही है और ये एटम बम पाकिस्तान में गिरा रहे हैं। ये आवाम के साथ नाइंसाफी है। शाहराह कराकुरम गवाह है कि महंगाई ने सफ़र को बेहद मुश्किल बना दिया है। चंद मोटरसाइकिलों और इक्का दुक्का गाड़ियों के सिवा तमाम ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियाँ सड़कों से गायब हो चुकी हैं। होटल, दुकानें, फिलिंग स्टेशन सब खाली हैं। पहले लोग ज़्यादा आते थे तेल डालने के लिए, अभी मतलब लोग आ ही नहीं रहे। देख रहे हो आप लोग, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा बाहर चलना बहुत मुश्किल हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के शोबे को मुआशी बदहाली के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए
फौरी और तरजीही बुनियादों पर रिलीफ पैकेज वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना ये सुनसान शाहराहें और वीरान सड़कें सिर्फ महंगाई की दास्तान ही नहीं बल्कि मईशत की तबाही की कहानी भी सुनाती रहेंगी। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़ गिलगित। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपदा हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी। कहा, हुर्मुज़ ना खोली तो इन पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। वहां पावर प्लांट और ब्रिज दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। नाकामी, झुंझलाहट या अवामी दबाव, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। इसी मुतालिक बात करेंगे माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या पहले कभी किसी सरबराह मुमलिकत या हुकूमत की जानिब से इतनी खराब जुबान का इस्तेमाल देखने में आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। और शायद उसकी वजह ये है कि शायद आलमी ताकतों में कोई भी सदर शायद ऐसा बना नहीं है जिसका पहले रियलिटी शो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतना तवील और गहरा ताल्लुक रहा हो। लेकिन इसमें संजीदा मामला ये है कि तीन पहलू बड़े तशवीशनाक हैं। पहली बात ये है कि ये सिर्फ उनके अखलाकी मेयार की तर्जुमानी नहीं है, बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार हो रहा है, क्योंकि वो बड़े हैरान और परेशान हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो ईरान के खिलाफ उन्होंने बमबारी करवाई है और जो टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया है, हजारों निशानों को जो है नुकसान पहुंचाया है, उसके बावजूद जो है ईरान अभी तक सरनगू नहीं हुआ। और जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे कि चंद हफ्तों के अंदर जो है ये कोलैप्स कर जाएगी रजीम, उससे वो उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बतदरीज जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मंगल से जो है वो उनके जो ब्रिजेस हैं और जो तवानाई पैदा करने, खसूसन तेल पैदा करने के जो मराकज़ हैं, उनको भी निशाना बना सकते हैं। यानी कि वो वाज़ेह धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान की मईशत जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अब तशवीश ये है कि अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे तवक्को ये है कि ईरान भी जो है वो इसी नौइयत की जो टारगेटिंग है उनका चुनाव करेगा और जो मौजूदा आलमी तेल और तवानाई का बहरान है वो कहीं ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। क्योंकि अभी तक 5 हफ्ते की जो जंग हुई है उसमें तेल की तरसील और जो उसकी कीमतें हैं उसमें तो बहुत बड़ा भूचाल आया है, लेकिन बहरहाल अभी तक उन पे कोई देरपा तबाही ऐसी मुसल्लत नहीं हुई कि उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो भी मुतासिर हुई हो। लेकिन अगला हफ्ता मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिकल है और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त सहूलतकारी और जंग बंदी की जो कोशिशें कर रहा है, हमारे ईरानी भाई और अमरीकी क़यादत जो है दोनों जो है उस पर संजीदगी से गौर करेगी। क्योंकि अगर ये जंग न सिर्फ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है और तेल पैदा करने के जो मराकज़ हैं उन पर भी नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया जो है उसमें तवानाई का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसकी जो कीमत है इस जंग के और इसके जो नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ खुद अमरीकी मईशत, सदर ट्रंप की मिड टर्म इलेक्शंस और खुद उनकी आवाम के एतमाद में भी इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अभी चंद दिन कबल अपने आर्मी चीफ को और कई सीनियर आला फौजी अफसरान को भी माजूल किया है, जिससे ये साबित होता है कि जो फौज उनको एडवाइस दे रही है कि जो उनको तवक्को है कि वो फौरी तौर पर वो ईरान से अपने मुतालबात मनवा लेंगे या रजीम चेंज हो जाएगी, वो उसमें नाकाम है। और फौज की क़यादत उनको जो मुखलिसाना मशवरे दे रही है, मैं तवक्को करता हूं कि उस पर वो संजीदगी से गौर करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे न सिर्फ आलमी अमन को, खित्ते की सूरत हाल को, बल्कि खुद उनके सियासी मुस्तकबिल और अमरीकी मफादात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या ट्रंप की जानिब से इतनी ख़राब जुबान का इस्तेमाल आपको लगता है उनकी बौखलाहट का सबूत है? देखिए, डेफिनेटली अल्फाज का चुनाव जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है।
और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन के 3 वजूहात हैं। एक फ्रस्ट्रेशन जो है उनको यकीनी तौर पे ये है कि ईरान उतनी जल्दी उसने हथियार नहीं डाले जिसकी उनको तवक्को थी। दूसरी बात ये कि खुद उनके मुल्क के अंदर भी अवामी राय में एक तब्दीली आई है, जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं अब उनकी आवाज़ और असर रसूख में इजाफा हुआ है। और तीसरी बात कि खुद अमेरिकी फ़ौज के अंदर भी जो उनकी आला क़यादत है वो इस जंग के अहदाफ और सदर ट्रंप की जो उनके हवाले से तवक्कुआत है उसके हवाले से शदीद उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो ये तीनों ऐसे महाज हैं जिस पे सदर ट्रंप जो है उनको एहसास हो रहा है कि वो अपनी उतनी पेशरफ्त उतनी तेज़ी से हासिल नहीं हो रही जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, चाहे वो सियासी महाज हो, फौजी महाज हो, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का महाज हो या जंगी महाज हो। तो यूँ लगता है कि अब कहीं मैं तवक्को करता हूँ कि कहीं वो कोई बहुत ड्रास्टिक स्टेप ना लें। और अभी आपने देखा कि एक उनका जो पायलट है जो कि एक F-15 जो तबाह हुआ उसके रेस्क्यू के लिए कितना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका को करना पड़ा। बहुत आपने अहम बात की है सैयद मोहम्मद अली साहब। शामिल गुफ्तगू करेंगे मरियम फातिमा साहिबा को भी जो माहिर दिफाई उमूर हैं। मरियम फातिमा साहिबा, आपको क्या लगता है, जिस तरह सैयद मोहम्मद अली साहब भी जिक्र कर रहे हैं, क्या पहले कभी किसी सरबराह मुमलिकत या हुकूमत की जानिब से इतनी ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल देखने में आया है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जब से ही ट्रंप साहब जो हैं आए हैं इस अपने टर्म में भी और इससे पहले टर्म में भी, उनके अपने अल्फाज का चुनाव और उनके जो एडवाइजर्स हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे अहलकार हैं उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो काफ़ी अनप्रोफेशनल भी होता है, अनडिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली जो है इनकरेक्ट भी होता है। लेकिन अभी रीसेंट सिनेरियो में जब मैं उनको देख रही हूँ तो उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो काफ़ी ख़राब है। मुसलसल उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत बेलिकॉस किस्म के जो है वो बयानात आ रहे होते हैं और मुसलसल अगर मैं उनको देखूँ तो वो झूठ पर मबनी और मुसलसल शिफ्ट आ रही होती हैं उनके बयानात के अंदर, मुतज़ाद बयानात होते हैं। और एक वक्त में उनके डिफरेंट जो एडवाइजर्स हैं, JD वैंस का अलग होगा, मार्को रूबियो का अलग होगा और स्टीव विटकॉफ का अलग होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है बेसिकली इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं, मैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की एक फ्रस्ट्रेशन को जो है मैं इसके साथ लिंक करूंगी कि ये उसको शो करती है। और ईरान के तनाजुर में तो उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो काफ़ी एरोगेंट है और काफ़ी जो है वो मिलिटरिस्टिक टाइप का है और उसका मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली भी बहुत शदीद मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने अपना जो एक स्टैंडर्ड था, हमेशा डुप्लिसिटी तो रही थी लेकिन अब वो डुप्लिसिटी उन्होंने ख़त्म करके ना वो बिल्कुल जो एक फसाड था वो उन्होंने गिव अप कर दिया और जो एक उन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, इंक्लूसिविटी का वो सारा जो उन्होंने एक फसाड क्रिएट किया था उन्होंने उसको साइड क्लाइन करके अब वो जो है ना हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं जो है दुनिया के डिफरेंट अवाम और ममालिक के साथ। इसके पीछे में जो सबसे बड़ी जो वजह नज़र आती है वो ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर था और इस सारी जंग की शुरुआत के साथ अमेरिका का जो सुपर पावर का एक स्टेटस था वो मुतासर हो गया बहुत बुरी तरह। ख़ासतौर पे जो चाइना का राइज है और अमेरिका का जो स्टेगनेशन है, ये दोनों चीज़ें जो है एक वक्त पे वकूफ़ पजीर हो रही हैं और ये काफ़ी पहले से हो रही थी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक जल्दबाजी की कैफियत है या उन्होंने जो ये जंगों के अंदर अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी उनको हुई है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है डिवाइड है, अवाम जो है वो उनके साथ अलाइन नहीं है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे उनके अंदर जो एग्जैस्परेशन है वो वाज़े नज़र आ रही है और उन्होंने अपना फसाड दे हैव डन अवे विद इट। नाउ दे वांट बिजनेस उनका यही है कि वो चाइना को जो है साइडलाइन करने के लिए वो चाइना के तमाम तेल के जो तमाम सोर्सेज थे उनको कट ऑफ कर रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला पे नंबर 1 उन्होंने हमला किया, नंबर 2 ईरान पे किया। ईरान पे एवरी डे द वॉर इज एवॉल्विंग, एवरी डे दे आर गिविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स। कभी यहाँ 15 पॉइंट का पीस प्रपोजल होता है तो वहाँ खाक आइलैंड के ऊपर जो है वो अपने फौजी बूट्स ऑन ग्राउंड की जो है वो धमकियां दे रहे होते हैं। ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे ये लग रहा है कि बेसिकली दुनिया वाकई मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो गई है और उस मल्टीपोलैरिटी की तरफ जब भी कोई दुनिया शिफ्ट हो रही होती है, जो सुपर पावर होता है या यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, उसमें जो एक्टर अपनी पावर लूज कर रहा होता है वो बहुत आखिरकार जिसमें आप कहते हैं कि वो एक उनके लिए डूम्सडे का वो वक्त होता है जब वो फुल अपनी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो राइजिंग पावर होती है उसको कर्टेल किया जा सके। तो ये जो ईरान के साथ इस वक्त हो रहा है ये सब का सब उस जो
जो ऑयल का एक तरसील का निज़ाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और पर्शियन गल्फ से, उसको मुतासिर करना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा रिलायंस जो था वो चाइना का था। मेरा ख्याल है कि ये इवेंचुअली जो है ये ईरान जो है ये हमारे सामने एक अमेरिका का एक टेस्ट केस था। इस टेस्ट केस के अंदर अमेरिका का जो एक वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जिस तरह उसने अपने आप की पॉस्चरिंग की थी और उसने बड़े एक एजेंडाज और थीम्स के ऊपर काम किया था, वो सब की सब जो है मुझे लगता है साइडलाइन हो गए हैं। अमेरिका इज व्हाट इट ऑलवेज वाज, और वो सब कुछ अब उनके एस्टैब्लिशमेंट के अल्फाज प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुंह से हम सबको सुनाई देते हैं। साथ ही रहेगा मरियम फातिमा साहिबा, शामिल गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहज़ेब, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या इसको नाकामी समझा जाए, झुंझलाहट समझा जाए या अवामी दबाव? जिस तरह ट्रंप की जानिब से ये ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है, इनकी बौखलाहट का सबूत लग रहा है आपको? बौखलाहट भी, मुबशिर और पागलपन भी, और जाहिर अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप ने ये सोचा था कि जिस तरह वेनेजुएला में हुआ उसी तरीके से ईरान में होगा, और ये सोचा इसलिए था क्योंकि उनको नेतन्याहू ने कहा था, नेतन्याहू को जो इसराइल की एजेंसी है मोसाद, उनके चीफ ने कहा था कि जैसे आप हमला करेंगे, खामनाई को कत्ल करेंगे तो बहुत सारे अवाम बाहर आएंगे और फिर रिजीम का खात्मा हो जाएगा। वो नहीं हो सका। वो जब नहीं हुआ तो सदर ट्रंप ने इस जंग का आगाज किया था, और नेतन्याहू ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि हम ये सब ईरान के अवाम को आजादी दिलाने के लिए कर रहे हैं। मगर जब आप पावर प्लांट पर हमला करते हैं तो नुकसान किसका होता है, रिजीम का या फिर ईरान के अवाम का? जब आप न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं और उससे ताबकारी फैलने का खतरा पैदा होता है तो जंग ये रिजीम के खिलाफ रहती है या ईरान के अवाम के खिलाफ रहती है? जब आप ब्रिजेस को तबाह करेंगे तो तकलीफ सिर्फ रिजीम को होगी या ईरान के अवाम को भी होगी? तो ये जंग जो ईरान के अवाम के नाम पर रिजीम के खिलाफ शुरू की गई थी, वो जंग अब ईरान के अवाम के खिलाफ हो गई है, क्योंकि रिजीम घुटने नहीं टेक रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी है, ये पागलपन भी है। ट्रंप जितनी अनसर्टन शख्सियत है, कोई नेटो इत्तेहादी इनका साथ देने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ भी बयानात दे रहे हैं। कभी 48 घंटे देते हैं, कभी 10 दिन देते हैं, और फिर कभी कहते हैं मैं तो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ईरान इंटरेस्टेड है, मगर फिर कहते हैं मुज़ाकरात करो और मेरी बात मान लो वरना मैं तुम्हारे पावर प्लांट्स भी तबाह कर दूंगा। कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हमें तो जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है वो खुद खुलवा लें, मगर फिर कहते हैं कि जी अगर आपने 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोली तो मैं पावर प्लांट, ब्रिजेस सब तबाह कर दूंगा, इसलिए खोल दो, और फिर गालियां देते हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं अचीव हुए, जो पूरी दुनिया की मार्केट्स थी वो हिलके रह गई हैं। महंगाई के असरात अमेरिका पर भी पड़ रहे हैं, जो कि अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 4.2% हो जाएगी, क्योंकि सदर ट्रंप की बहुत ख्वाहिश थी कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, मगर ना तो जॉब क्रिएशन उस तरीके से हो रही है, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी अब उस तरीके से हो रही है। महंगाई के खतरात दोबारा पैदा हो गए, यानी इंटरेस्ट रेट्स दोबारा कम नहीं होंगे। इसके अलावा जो अमेरिकी बॉन्ड्स हैं उनमें मुसलसल सेलिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो 10 ईयर बॉन्ड है उसका रेट हमने देखा इतना बढ़ गया है कि अमेरिका को अपने खसारे पूरे करने के लिए महंगी शरह सूद पर कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये जंग मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली हर लिहाज से बैकफायर कर गई है सदर ट्रंप के लिए, जिसकी वजह से अब वो ईरान को कह रहे हैं कि वो स्टोन एज की धमकियां दे रहे हैं। ईरान तबाह होगा, जाहिर है जब आप इस किस्म के हमले करेंगे, आपके पास अस्करी ताकत मौजूद है, ईरान में तबाही होगी, ईरान में लोग भी मारे जाएंगे, मगर उसके नतीजे में आप क्या मकासद हासिल कर पाएंगे? रिजीम चेंज हो जाएगा और डेमोक्रेसी आ जाएगी, या फिर आप ईरान को एक ऐसी स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें उनकी पासदाराने इनकलाब अब और ज्यादा ताकतवर होती जाएगी, जो ईरान में मॉडरेट अनासिर हैं वो पीछे चले जाएंगे, जो हॉक्स है वो आगे आएंगे, और बात सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की हो रही होगी। आप ईरान को नॉर्थ कोरिया बना रहे हैं या आप ईरान को एक डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं? आप ईरान को एक ज्यादा बड़ा खतरा बना रहे हैं सारी दुनिया के लिए, या फिर आप ईरान को अमन की तरफ लेके जा रहे हैं? ईरान के पास पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा हथियार उन्होंने उस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया था जिस तरीके से अब किया है। अगर वो आप उन्हें तबाह करेंगे और ज्यादा तबाह करेंगे और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस डाल देंगे तो दुनिया की तिजारत और लंबे अरसे के लिए मुब्तला हो जाएगी। दुनिया में तेल $150 या $200 फी बैरल का हो जाएगा, और जब $150-200 फी बैरल का हो जाएगा और लंबे अरसे के लिए हो जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, और आप कब तक माइंस निकालेंगे, वो कब तक माइंस डालेंगे। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद है, मगर इससे पहले नवंबर से, पिछले साल नवंबर से जो यमन के हुसी बागी हैं उन्होंने कोई हमले नहीं किए थे, अब उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए इसराइल पर।
सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है तो अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करके कम से कम 5 मिलियन बैरल्स वो रेड सी से गुजारे, मगर अगर यमन के हूसी बागियों ने वहां पर हमले करना शुरू कर दिए तो वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया की जो 10% ट्रैफिक है, सी ट्रैफिक है, जो कि रेड सी से गुजरता है, उसको भी खतरा पैदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पहले ही बंद है, यानी कि मुकम्मल डिजास्टर की तरफ सारी दुनिया को इस वक्त लेके जा रहे हैं अमेरिका समेत सदर ट्रंप। इसी दौरान हमें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। मीर साहब, जो बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, आपको लगता है कि आप पहले कभी किसी सरबराह मुमलिकत या हुकूमत की जानिब से इतनी ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल देखने में आया हो? देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली दफ़ा इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। उनके बारे में तो बाकायदा जो है अमेरिका में जो माहिरीन नफ्सियात हैं उन्होंने ये उनके बारे में कहा है, बाकायदा उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं कि वो एक ज़हनी मरीज शख्स हैं और वो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। और ये किताबें अभी नहीं, उनके दूसरी मरतबा सदर बनने से पहले लिखी गई थी। ये मुझे तो कोई हैरानी नहीं है कि वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दरअसल उनकी झुंझलाहट का सबूत है, क्योंकि अब कभी वो अपनी अटॉर्नी जनरल को फायर करते हैं, कभी वो अपने आर्मी चीफ को फायर करते हैं, और भी उन्होंने अपनी हुकूमत में बहुत से लोगों को उनके ओहदों से हटा दिया है। और मेरा ख्याल है कि उनके जो वजीर जंग हैं पीट हेगसेथ, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं। और उनकी जो नाकामियां हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जुझलाहट का बायस हैं। और ये जो उन्होंने धमकी दी है, ये धमकी जो है इसको आप इस तरह से देखें कि उनका ईरान में जहाज तबाह हुआ, उनके 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो तबाह हो गए। और इसके अलावा जो चीज़ वो दुनिया को नहीं बता रहे वो ये है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल कहाँ से आए कि वो अमेरिका के जो जदीद तरीन जंगी प्यारे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। तो क्योंकि इससे पहले तो खुद अमेरिकी हुकाम जो है उनका ये कहना था कि जी ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को जंग शुरू की और 3 मार्च और 4 मार्च को उन्होंने कहा कि हमने ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म कर दिया, उनकी फिजाइयाँ खत्म कर दी, उनकी बहरिया खत्म कर दी। तो अब अमेरिका में सवाल उठाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि हमने इनको तबाह कर दिया है, लेकिन अब हमारे जो वॉर प्लेन्स हैं, जंगी जहाज हैं, उनको कैसे निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उसका भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ईरान के पास इस किस्म के मिसाइल आए कहाँ से हैं, जो एक तरफ से जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी शिकस्त दे के उसको भी तबाह बर्बाद करके इजराइल पे भी गिर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अमेरिका के जदीद तरीन जंगी जहाज है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान है, अब कभी अपने आर्मी चीफ को फायर कर रहे हैं। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो अमेरिकन मीडिया से जो हमें खबरें मिल रही हैं वो यही है कि अब वो अपने जो एयरफोर्स के और नेवी के जो सरबराहान हैं उनके साथ भी कुछ नाराज हैं, और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान हैं उनसे नाराज हैं कि जी आपने हमें ये असेसमेंट पहले क्यों नहीं दी कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो हमारे F-35 और F-18 जहाज हैं उनको भी टारगेट कर सकता है। इस सिलसिले में जो अमेरिकी मीडिया जो है वो खुद ही जो बता रहा है वो ये है कि ईरान को ये तमाम मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया से मिले हैं, और नॉर्थ कोरिया से ईरान को ऐसे मिसाइल भी मिले हैं जो कि अमेरिका तक भी आ सकते हैं, उनकी 20,000 किलोमीटर की रेंज है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अगर आज धमकी दे रहे हैं और कल को अगर वो ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन इदारों का, पावर प्लांट्स का, अगर उसको वो तबाह करेंगे तो वो ये याद रखें कि ये जंग जो है ये एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। नॉर्थ कोरिया पहले ही ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इसमें रशिया भी एंटर हो सकता है, इसमें चाइना भी एंटर हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज धमकी अमेज जुबान इस्तेमाल की है, फाउल लैंग्वेज आप उसको कहेंगे, मुनासिब तरीन अल्फाज में आप उसको फाउल लैंग्वेज कह सकते हैं, वो एक सुपर पावर के सदर के शायान शान नहीं है। और ये जो लैंग्वेज है ये दरअसल उनकी ज़हनी जो खलफशार है और एक उनको अपने इर्द गिर्द गैर यकीनी सजा नजर आ रही है। तो ये उनकी जुझलाहट का सबूत है, और एक तरह से ये जो जुबान है ये किसी फातिह की नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स की है जो कि शिकस्त खुर्दा है, ये एक शिकस्त खुर्दा इंसान की जुबान है। शाहजेब, आपको क्या लगता है आने वाला ये जो हफ्ता है इस पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, और फिर पाकिस्तान जो कि मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है इस एक हफ्ते में?
देखिए, अभी जो पाकिस्तान का किरदार है, जाहिर है वो तो जब इतनी बड़ी धमकी दे दी गई है तो ये तो नहीं तवक्को की जा सकती कि पाकिस्तान ईरान को मना लेगा कि जी आप मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं, या फिर इस धमकी के बाद सदर ट्रंप जो है अमल करने से पहले मान जाएंगे। वैसे सदर ट्रंप ब्लफ करते हैं, आमतौर पर पब्लिकली एक बात करते हैं और उसके बाद उससे पीछे हटते हुए नजर आते हैं, और ये वो मुतादी दफा कर चुके हैं। अगर वो अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो जाहिर है ईरान में तबाही आएगी मुबशिर, इस बात का तो कोई शक नहीं है। ईरान सफर करेगा, मगर क्या ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? वो तो अब तक की जंग से वाज़ेह नजर आता है कि ट्रंप ने बार बार सोचा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, खामनाई को शहीद करेंगे तो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, किया गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान की जो इस वक्त मिसाइल की सलाहियत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, और उनके इस वक्त जो फिजाएं हैं उस पर तो हम अमेरिका और इसराइल के जहाजों का राज है, मगर फिर ईरान ने उनके जहाज गिरा दिए। जब जहाज गिरा दिए तो 2 दिन से पायलट ढूंढते हुए नजर आ रहे थे, जो पायलट को ढूंढने के लिए जहाज गए उन पर भी हमला हुआ, वो भी गिराए गए, हेलीकॉप्टर्स गिरे। तो अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि उन्होंने जो जो सोचा था वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर उन्होंने ये भी नहीं सोचा था, वो खुद मानते हैं कि हमने ये सोचा नहीं था, हम तो हैरान रह गए कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक पर हमला कर देगा। हालांकि खामनाई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि ये फिर खित्ते की जंग बन जाएगी। तो अगर ट्रंप हमला करेंगे तो और हमला होगा, क्योंकि अभी जो नई असेसमेंट अमेरिका की तरफ से आई है इंटेलिजेंस की, क्योंकि ट्रंप तो अपनी आवाम को ये बता रहे थे कि हमने ईरान की सारी सलाहियत खत्म कर दी है, ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत खत्म कर दी है, 90% हमले कम हो रहे हैं। हालांकि नंबर्स कुछ और नजर आ रहे थे, मगर अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अमेरिका के अपने नशरियाती इदारे CNN ने बताई है, उसके मुताबिक इस वक्त ईरान की 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत भी मौजूद है, यानी मिसाइल लॉन्चर्स भी मौजूद हैं और मिसाइल भी मौजूद हैं। इसका मतलब है, और ड्रोन्स जो हैं वो उसके पास हजारों मौजूद हैं। फिर जो अपने ईरान के और जो इसराइल के आर्मी चीफ ने अभी तस्लीम किया है वो ये कि हमने हिजबुल्लाह की ताकत को गलत अंडर एस्टिमेट किया, और अपने 2024 के ऑपरेशन को जो हमने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ किया था उसको ओवर एस्टिमेट किया, और जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के पास भी सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं, सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, और हजारों रॉकेट्स भी मौजूद हैं जिससे वो इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा कि जवाब में तो हमला आएगा, और फिर यमन के हौसी भी हमला करेंगे। यमन के हौसियों ने पहली दफा कल ये बात कही है कि हमने जो इसराइल पर हमले किए वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में किए, यानी ऐसा नहीं है कि अलग अलग हमले हो रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन में हमले करने का कह रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगी तो नहीं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगी। अगर ईरान अपनी तबाही देखेगा और रिजीम अपनी मुकम्मल तबाही देखेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में माइनिंग करेगा, जिसकी वो धमकी देते आए हैं, और जब वो होगी तो उसके बाद आप करते रहे उसको महीनों साफ, और ये खतरा रहेगा कि जो भी जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनको अगर वो स्ट्राइक करती हैं तो जहाज तबाह हो सकते हैं। तो कौन सी कंपनी है जो वहां से अपने जहाज गुजारेगी, कौन सी शिपिंग कंपनी है जो जहाज गुजारेगी? और अगर 2 मिलियन बैरल लेकर जाने वाला कोई जहाज वहां तबाह हो गया तो समंदर का क्या हाल होगा? तो ये सारी की सारी सूरत हाल, सदर ट्रंप कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, और वाज़े नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप की इस वक्त जो सोचने समझने की सलाहियत है कामयाबी ना मिलने के बाद, ना वो स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं, ना ज्योग्राफिकली सोच रहे हैं, ना हिस्ट्री से कोई मदद लेते हैं, ना ही रैशनली सोच रहे हैं। और ये बात उनके बारे में कही जा रही है, मगरिबी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप जो है वो रैशनली सोचने की सलाहियत खो गए हैं, और जो वो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है उससे तो ये बात बिल्कुल वाज़े ही नजर आ रही है। और जाहिर तवक्को इनकी ये थी कि ईरानी अवाम सड़कों पर निकलेंगे, मगर कल उनकी जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कालिबाफ, उनका स्टेटमेंट आया कि 70 लाख ईरानियों ने कहा है कि वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो जो है वो खुद अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं। अब जंग से पहले सूरत हाल ये थी कि लाखों ईरानी अवाम सड़कों पर थे कि ईरानी करेंसी क्यों गिर रही है, ईरान में महंगाई क्यों है, ईरान में बेरोजगारी क्यों है, ईरान की मईशत तबाह क्यों है। और अब सूरत हाल ये है कि ईरानी अवाम सड़कों पर जरूर है, मगर किस लिए हैं? अमेरिका और इसराइल की जंग के खिलाफ। किस लिए हैं? वो लोग जो शहीद हो रहे हैं उनके जनाजों के लिए। 70 लाख लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्टर कर रहे हैं, मगर इसी वक्त ये भी खबर आती है कि जो इसराइल के अपने आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फौजियों की कमी का सामना है। तो आपने सूरत हाल ही बदल कर रख दी है। आप रेजिम को कमजोर करने में कामयाब हुए, या आपने रेजिम को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। आप ईरान को, जो कि बाकायदा तौर पर जाहिर ईरान के अंदर पासदाराना इनकलाब का एक इन्फ्लुएंस था और एक मजहबी तबके का इन्फ्लुएंस था, अब ईरान के अंदर जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो पासदाराना इनकलाब के एक्सट्रीम एलिमेंट्स का रह गया है, या फिर जो मॉडरेट थे उनका भी रह गया है। तो वाज़े नजर आ रहा है कि इस जंग के सारे मकासद जो हैं उसमें फेलियर हुआ है। सही। इसी दौरान हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब आपके सामने ये सवाल रखेंगे। ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये तो खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं जंगी जराइम का। क्या आपके ख्याल में ये खुला केस नहीं है वॉर क्राइम का?
देखें, दुनिया में अब इंटरनेशनल लॉ जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। और ट्रंप ने तो बड़े फख्र से कहा कि हमने ईरान के फलां लीडर को मार दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। और इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है वो तो नेतन्याहू को मफरूर भी करार दे चुका है, तो नेतन्याहू को तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये अगर हम टेक्निकली देखें तो ये बात दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जो बयानात हैं वो वार क्राइम्स के जुमरे में आते हैं, लेकिन वो तो अब किसी भी कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये जो जंग शुरू की है इसके लिए जरूरी था कि वो अमेरिकन कांग्रेस से इसकी मंजूरी लेते, तो उन्होंने इसकी भी मंजूरी नहीं ली। तो अब मेरा ख्याल है ये जो सवाल है ना, ये हम और आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर उन्होंने जो जंग के बाद एक नई दुनिया बनाई है, तो उस नई दुनिया में अब कोई कानून जो है, कोई इंटरनेशनल कानून, बल्कि खुद अमेरिका का जो कानून है उसको भी उन्होंने रोंद डाला है। तो अब किसी भी कानून की कोई अहमियत नहीं है, वॉर क्राइम की कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है वो तो सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका ख्याल था कि 2-3 दिन में वो इस जंग के मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे। उन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझा, लेकिन अब ईरान जो है वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करता जा रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी, जो उसकी डेडलाइन थी, वो मंडे के दिन खत्म हो रही है, इसलिए वो धमकियां दे रहे हैं। और अगर कल के दिन भी वो रजीम चेंज नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं अपना कोई अहम मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं होते, तो उसके बाद तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका जवाल पहले ही शुरू हो चुका है। अब बतौर सुपर पावर जो अमेरिका है उसका भी एक जवाल जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसलिए वॉर क्राइम जो है वो छोड़ दें। अब आप ये देखें कि ये जो हमारा खिता है जिसमें आप और हम रहते हैं, इस खिते में जो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसके खतरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। और ये थिएटर जो है, जंग का थिएटर जो है, ये सिर्फ ईरान तक और उसके आसपास के ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा। और ये जंग जो है ये आप ये मत समझेंगे सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में लड़ी जाएगी। ये जंग जो है ये अब पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ी जाएगी और मिडिल ईस्ट के अलावा भी ये यूरोप तक भी जा सकती है। और अगले 3-4 दिन में जो मैं आपको कह रहा हूँ आपको इसके सबूत मिल जाएंगे। हुमा बकाई साहिबा, जो हामिद मीर साहब भी बात करें, क्या फिर ये समझा जाए कि इंटरनेशनल लॉज खत्म हो चुके हैं? जिस तरह ये बयानबाजी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर, ये तो खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं जंगी जराइम का। जी, फ्रस्ट्रेशन का भी आकाश है, डेस्परेशन का भी आकाश है, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की खोलने की वो बात कर रहे हैं, वो जितना इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं उतना वो ईरान का मुकदमा मजबूत करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर कब्जा कायम रखने का। और ये झंझलाहट जो है ये ईरान पर नहीं है, ये झंझलाहट है उस चेंजिंग फाइनेंशियल ऑर्डर पर जिसकी दागदेल ईरान ने डाली है हुर्मस से यौन में गुजरने के लिए, यौन में पैसे लेने से। देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी पिवटेड है पेट्रो डॉलर्स पर, और वो पेट्रो डॉलर्स जो हैं वो जो पूरा आर्किटेक्चर उन्होंने मिडल ईस्ट में बनाया हुआ था उसमें उसकी जड़ें हैं। अब जब वो जड़ें खोखली होंगी और ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, क्योंकि देखिए ईरान बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ काम कर रहा है। ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज से भी कहा है कि आप हमसे डायरेक्टली बात करें और एक फ्रेमवर्क पे आए और हुर्मस से निकल जाएं। तो मैं समझती हूँ कि ट्रंप जो है वो जो शुरू में हम बिल्कुल बात करते थे ना 1 महीना पहले कि एस्केलेशन ट्रैप है, ये एस्केलेशन ट्रैप अब सेल्फ डिफीटिंग हो गया है, यानी तकरीबन उनके गले पड़ गया है कैसे एग्जिट करें। फिर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है, उनकी हार्ट पावर है, उनके जहाजों पे सवाल उठ गया, उनका जो इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं उन पर सवाल उठ गया। और ईरान बनिस्बत कम कीमत में अच्छा डिफेंस भी कर रहा है, हिट बैक भी कर रहा है, यानी इजराइल और अमेरिका की ताकत को मिलाइए और फिर ईरान की रेजिस्टेंस को नापिए जो आज तक खड़े। तो क्या जो असल बदलाव आया है ना वो ये है कि ईरान इज बैक ऑन द टेबल, और ईरान, अब आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो इस डिसऑर्डर से अपने मफाद को निकाल कर ही पीछे हटेगा। और अब तो कोई इबाम नहीं रहा कि चाइना की भी सपोर्ट है,
रशिया की भी सपोर्ट है। और जब ये ऑर्डर चेंज होगा तो जो ग्लोबल साउथ की शक्ल निकलेगी उससे मेरा ख्याल है वर्ल्ड चेंज होगी। अब उससे पहले ट्रम्प कितनी तबाही लाना चाहते हैं ये बस देखने को रह गया। लेकिन मेरा ख्याल है आज न्यूक्स की भी बात हो गई, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से उनको भी इस्तेमाल करना गलत है। बल्कि अगर उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी हमला किया और उससे रेडियो एक्टिव चीजें भी बाहर निकली, शुआएं बाहर निकली, तो उससे भी गल्फ स्टेट्स इम्पैक्ट होंगी। तो ये बिल्कुल मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सेल्फ डिफीटिंग साइकिल में है ट्रम्प इस वक्त। सही शाहजेब, यही सवाल जो बयानबाजी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सोशल मीडिया पर, ये तो खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं जंगी जराइम का। आपके ख्याल में ये खुला केस है वॉर क्राइम का, और फिर इंटरनेशनल लॉज क्या देख रहे हैं सब कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी दूसरे मुल्क के सरबराहे मुमलिकत को शहीद कर दें और उसके बाद उसका भरपूर अंदाज में क्रेडिट लें, आप उनके जर्नलों को मारें और फिर उसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट लें, तो ये जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। अब पिछले 2 दिन के अंदर अंदर ईरान में यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया है, ईरान के अंदर अस्पतालों को टारगेट किया गया है। उससे पहले जो पहले हमले हुए थे 160 बच्चियां शहीद कर दी गई थी क्योंकि स्कूल पर हमला किया गया था। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे, ब्रिजेस पर हमले करेंगे। तो जो जंग शुरू हुई थी ये कह के कि हम ईरान के अवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम ईरान की कौम को एक दफा फिर ईरान को अजीम बनाना चाहते हैं, वो क्या हो रहा है कि अब आप वो जंग ईरान के अवाम के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। क्योंकि ब्रिजेस तबाह होंगे तो किसका नुकसान होगा? ईरान के अवाम का। पावर प्लांट तबाह होंगे, कौन अंधेरे में डूबेगा? ईरान के अवाम अंधेरे में डूबेंगे। और जब आप न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं जिसकी वजह से ये खतरा हो रहा है कि उससे रेडियो एक्टिव एमिशंस हो सकती हैं, तो किसको खतरा है? ईरान के अवाम को खतरा है। सिर्फ ईरान के अवाम को खतरा नहीं है, क्यों, और पूरे के पूरे मशरिक वुस्ता को खतरा है, क्योंकि मशरिक वुस्ता में पानी नहीं है और ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी कि समंदर का पानी वो साफ करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। अगर आप वहां से रेडियो एक्टिव एमिशंस हुई तो फिर ये सारे मुमालिक खुश्क साली का शिकार हो जाएंगे। इनके पास पानी नहीं होगा डिसैलिनेट करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा करीब है उस पावर प्लांट से जहां पर अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं, और ये इस बात का खतरा है कि कहीं एमिशंस ना होना शुरू हो जाएं। तो पूरे मशरिक वुस्ता को खतरे में डाल रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अवाम जो है वो सड़कों पर नहीं है, बल्कि इसराइल में अवाम सड़कों पर है कि इस जंग को रोका जाए, अमेरिका में अवाम सड़कों पर है कि इस जंग को रोका जाए। ट्रंप की इस वक्त जो सलाहियत है और जो उनके टारगेट्स है वो क्योंकि अचीव नहीं हो पाए, इसलिए वो मुसलसल एस्केलेट कर रहे हैं। जैसा कि टर्म इस्तेमाल किया गया कि एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए हैं। मगर उसमें मसला यह है कि ट्रंप एक हफ्ते पहले जो बात करते हैं, एक हफ्ते पहले जो एक्शन लेते हैं, एक हफ्ते बाद ऐसा लगता है कि वो सदर ट्रंप एक हफ्ते पहले वाले ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, सदर ट्रंप एक हफ्ते पहले वाले ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसका नतीजा अगर वो ये समझते हैं कि ईरान की ही सिर्फ तबाही की सूरत में निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इस सब का नतीजा पूरी दुनिया को रिसेशन में लेके जाएगा। मंडे के दिन जब मार्केट्स खुलेंगी वो इस खतरे के साथ खुलेंगी कि मंगल को सदर ट्रंप क्या करने वाले हैं, और जो कुछ सदर ट्रंप करेंगे उसके जवाब में ईरान क्या करने वाला है। क्योंकि अगर सदर ट्रंप हमले करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो खुलेगा नहीं, मगर रेड सी के अंदर बाबुल मंदब के बंद होने का चांस जरूर पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर हुसी बागी वहां पर एक्टिव हो गए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि वो पहले ही मान रहे हैं कि हम तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रहे हैं। तो इस सब के नतीजे में जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन इकोनॉमी, वो सारी रिसेशन में जाएंगी। तबाही सिर्फ ईरान की नहीं होगी, तबाही पूरी दुनिया में नजर आएगी। और अगर जो इनिशियली ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि हम तो एक बड़ा ही लिबरल, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, आप ईरान को नॉर्थ कोरिया बनाएंगे, ईरान को जो कि सारी दुनिया के लिए और खित्ते के लिए खतरा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके नतीजे में ईरान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, वहां पर तकरीबन 2 लाख से ऊपर अगर पासदारान इनकलाब है। इसके अलावा ईरान की अपनी जो हिस्ट्री है उसके नतीजे में यही होगा कि मजीद लड़ाई होती नजर आ रही होगी, और वो लड़ाई पूरे खित्ते को भी लपेटेगी और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब खानजादा साहब, हुमा बकाई साहिबा और हामिद मीर साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।